हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम के ऊपर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीनिंग ऑफ मनी। मनी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे और जिसे हम स्टोर भी कर सकें और हमारे जो फ्यूचर पेमेंट है या डेफर्ड पेमेंट हैं वो भी हो सकें। तो ऐसा जो काम करे उसको हम मनी कहते हैं। नाउ इज फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, फुल-वर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी ये आते हैं। अब हम लेते हैं फिएट मनी। फिएट मनी ऐसी मनी होती है जो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है और इसके जो एग्जाम्पल हैं नोट्स और जो कॉइन्स हैं ये सभी फिएट मनी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी मनी। ये ऐसी मनी होती है जो पे करने वाले और लेने वाले के बीच में ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। उदाहरण के रूप में जितने भी चेक्स हैं या डिमांड ड्राफ्ट्स हैं ये सब फिड्यूशियरी मनी की पार्ट हैं जो ट्रस्ट पर काम करते हैं। फिर आता है फुल वर्डेड मनी और क्रेडिट मनी। फुल वर्डेड मनी ऐसी मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, उससे आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे 5 रुपए का कॉइन है, उसमें जो मेटल लगी है वो 5 रुपए से ज़्यादा की नहीं हो सकती, 5 रुपए की ही मेटल होगी। अगर 5 रुपए से ज़्यादा की मेटल उसमें अगर सरकार लगा देती है तो मार्केट में 5 रुपए के कॉइन दिखाई नहीं देंगे। लोग उसको मेल्ट करके और उसको बेच देंगे। तो इसलिए उसकी जो मनी वैल्यू है और कमोडिटी वैल्यू है दोनों बराबर होती हैं, जिसे हम फुल वर्डेड मनी कहते हैं। फिर आता है क्रेडिट मनी। ये ऐसी मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू तो ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 500 रुपये का नोट है, इसकी मनी वैल्यू तो 500 रुपये है, लेकिन कमोडिटी वैल्यू उसकी हो सकती है 2 रुपये हो। यानी नोट को आप रद्दी में अगर बेचेंगे तो वो बहुत कम पैसे में बिकेगा, 500 रुपये में नहीं बिक पाएगा। तो मनी वैल्यू यहाँ पर उसकी 500 रुपये, लेकिन कमोडिटी वैल्यू उसकी बहुत कम है। जैसे आपने नोटबंदी के समय देखा होगा कि जिनके पास 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट एक्सचेंज करने से रह गए थे, उनकी कमोडिटी वैल्यू कुछ नहीं थी, वो रद्दी में ही जाने थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट मनी होती है उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है। नाउ इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसमें पब्लिक के पास जितना भी पैसा होता है, जिसमें नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं और उनकी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऐसी डिपॉजिट्स होती हैं जो लोगों की बैंकों में जमा रहती हैं और मांगने पर उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब मनी सप्लाई का ही पार्ट होते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई को हम मेजर करें तो इसके 4 मेजर्स हैं। पहला है M1, दूसरा M2, M3 एंड M4। इसमें M1 को क्लियर किया गया है। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है करेंसी विद पब्लिक। लोगों के पास जितना कैश
होता है, जिसमें नोट्स और कॉइन दोनों चीज़ें आती हैं। इसके अलावा उनकी जो डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट्स, जैसा अभी हमने पीछे बताया था, मान लीजिए किसी की एफडीआर है, वो बैंक में जमा है, बैंक की एफडीआर है, जरूरत पड़ने पर हम उसको कैश करा सकते हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तीसरा है M1 का पार्ट ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। इसमें शामिल होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। और तीसरा है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिपॉजिट्स, जिसमें IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ये शामिल हैं। तो ये M1 के पार्ट हो गए। अब है हाई पावर्ड मनी। ये हाई पावर्ड मनी ऐसी मनी होती है जो प्रोड्यूस की जाती है आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो फॉर्मूला है H का मतलब है हाई पावर्ड मनी इक्वल टू C+R+OD। C इसे आप पहले भी समझ चुके हैं, करेंसी विद पीपल, जिसमें नोट्स और कॉइन्स आते हैं। दूसरा है R यानी कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो कैश रिजर्व होता है वो हाई पावर्ड मनी का पार्ट होता है। और तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो अभी हमने पीछे बताई थी, 3 डिपॉजिट्स होती हैं आरबीआई की, वो भी हाई पावर्ड मनी का पार्ट होती है। अब है हु सप्लाई मनी इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई के लिए 3 इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। और पहला है सेंट्रल बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, ये नोट इशू करने का काम करता है। दूसरा है द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी 1 रुपये का नोट ये जारी करती है, कॉइन्स जारी करती है। और तीसरा आता है कॉमर्शियल बैंक। तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस मिलकर के मनी सप्लाई करते हैं इंडिया में। नाउ इज बार्टर सिस्टम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग अपनी जो बेसिक नीड्स थी उनको कोमोडिटी टू कोमोडिटी एक्सचेंज करके पूरा करते थे। हिंदी में इसको वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तुओं को एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो ऐसी इकोनॉमी को हम C2C इकोनॉमी यानी कोमोडिटी टू कोमोडिटी इकोनॉमी के नाम से भी जानते थे। इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि टमाटर का एक्सचेंज और गेहूं से हो रहा है, तो यह है कोमोडिटी टू कोमोडिटी एक्सचेंज। इन बार्टर सिस्टम्स देयर आर मैनी डिफिकल्टीज, और सबसे पहले आता है इसमें लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसे 2 लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था जो दोनों एक दूसरे की कोमोडिटी को, वस्तु को एक्सचेंज करने को तैयार हों। अगर ऐसे 2 लोग मिल जाते थे तो एक्सचेंज हो जाता था, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाता था। और इस तरह से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरा जो ड्रॉबैक था कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। 2 चीजें जो इन्हें हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक के बदले में दूसरी कितनी दी जाए ये पता करना बड़ा मुश्किल होता था कि वीट के बदले में कितना क्लॉथ दिया जाए और क्लॉथ के बदले में कितना वीट दिया जाए। तो ये भी बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक था। बार्टर सिस्टम का अगला ड्रॉबैक है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक हॉर्स है, उसको 100 किलोग्राम वीट के बदले में एक्सचेंज किया जाता है। अगर किसी के पास 50 किलो वीट है तो फिर
हॉर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक था। वीडियो कैसा लगा अपने विचार अवश्य लिखें और इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।